ये आरक्षण का जो कोटा बढ़ाने का ऑर्डर था वो बांग्लादेश के कोर्ट की तरफ से, लेकिन गुस्सा निकला शेख हसीना। और वो गुस्सा वो कोई ऐसा वैसा गुस्सा नहीं था। आप लोगों ने देखा, आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये ऐसा लग रहा था जैसे शेख हसीना किसी दूसरे देश की कोई नागरिक हो और उसके देश में आकर अन्याय कर रही हो, कत्लेआम मचा रही हो, वहाँ के लोगों को परेशानियां पैदा कर रही हो। कुछ इस तरह का अंदाज नजर आया शेख हसीना के प्रति वहाँ के लोगों के मन में। भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। कहा जा रहा है कि सेना ने अंतिम समय में 45 मिनट का समय दिया था शेख हसीना को कि आप देश छोड़ दो। बांग्लादेश के पास एक आइलैंड सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड है और वो अमेरिका लीज पे चाह रहा था अपना वो सैनिक अड्डा बनाने के लिए। हालांकि ये जो पोजीशन है, जो जगह है जहाँ पे ये आइलैंड है, वो रणनीतिक क्षेत्र से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बांग्लादेश को अगर 10 रुपए का कोई चीज खरीदना है, उसके पास 2 रुपए है और ये 2 रुपए के बाद भी पैसा कब आएगा इसकी गारंटी नहीं। हाँ, इससे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे भारत पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि पड़ोस में हुई घटनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब किसी भी दो देशों के बीच के संबंध में आज के डेट में, आज की स्थिति में सबसे बड़ा अगर कोई एलिमेंट है तो वो है ट्रेड, बिजनेस। हम आपसे कितना माल खरीद रहे हैं, हम आपको क्या क्या माल कितना बेच रहे हैं, जिससे आपको भी मुनाफा हो रहा है और हमें भी मुनाफा हो रहा है। ये सबसे बड़ा कंडीशन किसी दो देशों के बीच के संबंधों की है आज के डेट। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पे, इकोनॉमिकल कंडीशन पे बांग्लादेश की स्थिति आने वाले समय में और बहुत ज्यादा खराब होगी। क्योंकि अब उनको जो सपोर्ट देश अगर कर भी रहा या करना चाहे भी, अभी भारत ने बजट में बांग्लादेश को अच्छा खासा आर्थिक पैकेज दिया है, तो ये सारा चीज तो रुक जाएगा ना। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार, अपने यूट्यूब चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति आज सच में बहुत ज्यादा खराब। एक आंदोलन से उपजा दंगा, आगजनी, हिंसा ने पूरे देश को तबाह कर डाला है, तहस नहस कर डाला। आज के डेट में बांग्लादेश की स्थिति सच में बहुत ज्यादा खराब है और दूर दूर तक कोई सुधार की संभावना नजर नहीं आ रही। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसके कहने पे हुआ है और अब आगे बांग्लादेश का भविष्य का क्या होगा बांग्लादेश। और सबसे बड़ी बात, जो घटनाक्रम अभी बांग्लादेश में हुआ है, इसका भारत पे क्या असर है, भारत इससे क्या सबक ले सकता है, या ये घटना भारत के लिए क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। क्या भारत को इससे बहुत तेजी से सीख लेकर अपने कमियों को सुधारना चाहिए, या फिर पड़ोस की एक घटना समझकर इसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये सारे कुछ ज्वलंत सवाल है जो मैं आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। आज का ये वीडियो बड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक देश के घटना पे आधारित नहीं, क्योंकि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हर देश दूसरे देश के साथ कनेक्ट हो। किसी देश में अगर कोई घटना हो रही है या किसी तरह का कोई बात होता है तो उसका जो प्रभाव है उससे रिलेटेड सारे देशों पे पड़ता है। तो हम ये नहीं कर सकते ये बांग्लादेश की घटना है हमें क्या नहीं। हम एक तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, लैंड बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। दूसरा, बांग्लादेश अभी हमारा ही देश हुआ करता है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, कभी हमारे लोग ही थे, यानी हम और वो लगभग बराबर। तो हम ये नहीं कर सकते कि ये घटना बांग्लादेश की है हमें क्या नहीं। हमें इससे कुछ सबक लेना चाहिए अपने भविष्य को देखते हुए कि हमारे यहाँ ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो। विचार करना चाहिए सरकार को भी, देश के लोगों को भी। तो इन्हीं सब बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन जो बातें मैं आज आपके साथ करूंगा और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको सारा चीज टीवी पे, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र से आप लोगों को वहाँ की सारी जानकारी मिल रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं है। तो कुछ ऐसे बातों का भी मैं जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा और हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए या अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए, आपको काफी सारी जानकारियां मिलेंगी। जिन लोगों ने वीडियो को अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। और आपका क्या सोचना है बांग्लादेश की इस घटना को लेकर, क्या भारत इसे कुछ सबक ले सकता है? आप क्या सोचते हैं? आपके मन में जो भी बातें हो, जो भी विचार है, कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए। मैं किसी वीडियो में आपके इस विचारों को, अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो में दोबारा बनाता हूँ तो आपके जो मैसेज है मैं उसे शॉर्ट आउट करके स्क्रीन पे डालूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है, या अभी तक एक ऐसा देश था, खासकर दक्षिण एशिया की बात मैं करूंगा तो ये इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामिक कंट्री तरक्की नहीं करता, लेकिन जो दक्षिण एशिया में जो और इस्लामिक कंट्री है उसकी जो हालात, उसकी जो स्थितियां, उसको देखते हुए या उससे कंपेरिजन करते हुए बांग्लादेश कुछ समय पहले तक एक उभरता, लहराता, फहराता, तरक्की करता हुआ देश। उसकी जीडीपी भारत के जीडीपी के आसपास थी, आप सभी को पता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बांग्लादेश पूरे विश्व में एक बड़ी इंडस्ट्रीज के तौर पे उभर रहा है। बहुत सारे देशों में बांग्लादेश के तैयार किए हुए कपड़े आज भी जा रहे हैं। यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, एशिया के कई देशों में, जापान में जाते हैं, चाइना
में जाते हैं, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ के बांग्लादेश के टेक्सटाइल कंपनी की जो कपड़े हैं, चाहे वो रेडीमेड हो या फिर वो खान वगैरह हो, जो भी हो, तो वो सारा सप्लाई बांग्लादेश के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी आज के डेट में बहुत तेजी से उभर रही है। फॉरेन रिजर्व आप सभी को पता है कि $1 अरब के लिए पाकिस्तान IMF के सामने नतमस्तक होता है। अपने देश के पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, सरकारी बिल्डिंग्स को वो गिरवी रख के $1 अरब की वो सिर्फ कर्ज लेना चाह रहा है, जबकि बांग्लादेश की जो फॉरेन रिजर्व है उनके पास लगभग $40-42 से ज्यादा की रिजर्व। भारत के विषय में भी आप लोगों को पता चलता रहता ही होगा कि आज के डेट में भारत लगभग $650 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार लेके बैठा है। उसी तरह बांग्लादेश के पास भी आज के डेट में 40-42 वो कम नहीं होते। आप उसके इंडिया से फॉरेन रिजर्व से उसको तुलना मत करिए। बांग्लादेश की जो पोजीशन है, उसका जो साइज है, उसका जो ट्रेड है, उसको देखते हुए अगर 40-45-42 बिलियन डॉलर उसके पास रिजर्व है आज के डेट में, तो ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब बांग्लादेश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो गृह युद्ध में बदल जाए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। क्या हुआ? ये एक चिंताजनक बात, क्योंकि एक तो बांग्लादेश हमारा लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, तो बांग्लादेश की स्थिति से काफी ज्यादा हम बच के नहीं रखा। अच्छा बुरा जो भी प्रभाव है हमारे देश में पड़ना ही पड़ना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश से हमें क्या है। एक तो जो आंदोलन वहाँ के छात्र संगठनों ने शुरू किया, मांगे भले आरक्षण की रही हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये सारा विवाद जड़ आरक्षण। मैं बताऊंगा क्यों। तो जो छात्र संगठन ने वहाँ जो आंदोलन शुरू किया, शुरुआत उन्होंने जरूर करी। आंदोलन कब दंगा में बदला, कब लूटमार, आगजनी, हिंसा और माइनॉरिटी पर जुल्म अत्याचार, खासकर हिंदू कम्युनिटी के प्रति। काफी बुरे वीडियो देखे हैं मैंने, आई एम श्योर आपने भी देखा हो बहुत सारे मीडिया चैनल पर। और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारी वीडियो ऐसे निकल के सामने आ रही। मैंने भी देखा, आपने भी श्योर देखे ही होंगे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति आज के डेट में बांग्लादेश में, तो वो सिर्फ आंदोलन के वजह से आप उसको जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि जिस आंदोलन की बात वहाँ की जा रही है, जो प्रॉब्लम था, जो मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आंदोलन की उत्पत्ति हुई, वो था एक आरक्षण। वो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके परिवार के लिए जो आरक्षण था, उसका कोटा बढ़ाने की बात थी, जिसके अगेंस्ट, जिसके विरोध में वहाँ के छात्र संगठनों ने आंदोलन किया, हिंसा किया। तो आपको भी पता ही होगा, सबसे पहली बात कि एक तो वो आरक्षण शेख हसीना सरकार ने लागू नहीं किया, सभी जानते। ये आरक्षण का जो कोटा बढ़ाने का ऑर्डर था वो बांग्लादेश के कोर्ट की तरफ से, लेकिन गुस्सा निकला शेख हसीना। और वो गुस्सा वो कोई ऐसा वैसा गुस्सा नहीं था। आप लोगों ने देखा, आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये ऐसा लग रहा था जैसे शेख हसीना किसी दूसरे देश की कोई नागरिक हो और उसके देश में आकर अन्याय कर रही हो, कत्लेआम मचा रही हो, वहाँ के लोगों को परेशानियां पैदा कर रही हो। कुछ इस तरह का अंदाज नजर आया शेख हसीना के प्रति वहाँ के लोगों के मन में। भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। कहा जा रहा है कि सेना ने अंतिम समय में 45 मिनट का समय दिया था शेख हसीना को कि आप देश छोड़ दो। तो 45 मिनट में वो क्या ही समेटी होंगी, क्या ही ली होंगी और क्या ही लेके गए होंगे, वो तो आप अंदाजा लगा सकते। कहने का मतलब कि ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा और इतना तेजी से बढ़ा कि देश के निर्वाचित, अभी को पता है जनवरी में वहाँ चुनाव होके हटे, आम चुनाव, नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ वहाँ, और ये शेख हसीना ने बहुत ही तगड़ा मैंडेट, सपोर्ट, समर्थन जनता का लेके सरकार में आई। हालांकि इसमें भी कुछ लोग कह सकते हैं कि जो शेख हसीना की पार्टी थी वो इस इलेक्शन में लड़ने वाली इकलौती ही पार्टी थी, क्योंकि उसका जो अपोजिशन पार्टी था वो BNP, उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। उसके काफी सारे नेता जेल में थे और इसका प्रोटेस्ट करते हुए उस पार्टी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, चाहे जो। लेकिन शेख हसीना ने इलेक्शन तो लड़ा, उनको वोट तो पड़ा। अगर शेख हसीना के प्रति वाकई ऐसा गुस्सा बहुत पहले से होता या फिर बहुत ज्यादा होता तो इलेक्शन में जनता वोट का बहिष्कार कर सकती थी, वो इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते थे, या फिर पता नहीं वहां नोटा है कि नहीं, लेकिन वो शेख हसीना को न देके किसी दूसरे पार्टी को या किसी दूसरे कैंडिडेट को दे सकते थे। हालांकि कोई था नहीं तो चलो वोट ही ना करते। अगर इतना ज्यादा उनको शेख हसीना से प्रॉब्लम था तो वो उनको वोट ही नहीं करते। लेकिन बहुत प्रचंड और अच्छा खासा मार्जिन, अच्छा खासा वोट पड़ा था उनको। ये जनवरी, अभी इसी साल के जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो आप देख लो उस समय से लेके अभी तक में ऐसा क्या बदला, ऐसा क्या हुआ। और खासकर तब जो आरक्षण की लड़ाई वहाँ के छात्र संगठनों ने लड़ी, वो फैसला शेख हसीना का नहीं था, बावजूद इसके कि इतना सारा बड़ा बखेरा हुआ। तो क्या क्या लगता है, क्या क्यों ऐसा कुछ हुआ? काफी सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। काफी सारी रिपोर्ट में इस घटना के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार बताया जा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने शेख हसीना से, बांग्लादेश के पास एक आइलैंड सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड है, और वो अमेरिका लीज पे चाह रहा था अपना वो
वो सैनिक अड्डा बनाने के लिए। हालांकि ये जो पोजीशन है, जो जगह है जहाँ पे ये आइलैंड है, वो रणनीतिक क्षेत्र से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा क्षेत्र है कि अगर वो बेस अमेरिका को मिल जाता, उस पर अगर अमेरिका का अधिकार हो जाता, तो वहां से अमेरिका, अब देखते रहिए, चाइना और इंडिया जो तो बड़ी मछली है एशिया की, खासकर साउथ एशिया से, क्योंकि बांग्लादेश का जो पोजीशन है, जिस जगह पे बांग्लादेश बसा है, वहां से हिंद महासागर भी नजदीक है, बंगाल की खाड़ी नजदीक, मतलब बंगाली खाड़ी में तो है ही, लेकिन वहां से समुद्री क्षेत्र जितने भी वहां से गुजरते, क्योंकि वो जो क्षेत्र है जो हिंद महासागर की तरफ से होके जो क्षेत्र है समुद्र का, उससे रोजगार वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एक तो वो फायदा है। दूसरा, अगर अमेरिका वहां पे बस जाता, अपना बेस अगर सेटअप कर लेता, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि भारत में होने वाली हर गतिविधियां, खासकर सैनिक गतिविधियां, या फिर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम बंगाल की खाड़ी में अपनी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसके लिए नौतम वगैरह भारत सरकार जारी करती रहती है। अभी एक मिसाइल का जो 5000 दूरी तक का जिसका रेंज है, उसका परीक्षण किया है। तो ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक, इसमें जनरली भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता रहा। तो ये भी पता लगाने की एक जरूरत हो सकती थी अमेरिका, कहा तो यही जा रहा है। इस संभावना को बल इस बात से भी मिलता है कि जिस मोहम्मद यूनुस को आज के डेट में अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है बांग्लादेश, वो मोहम्मद यूनुस जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए, अब देखिए कैसी विडंबना है, उनको शांति का पुरस्कार मिला और वो अपने देश में अशांति फैलाकर खुद मुख्यमंत्री बने। ये बांग्लादेश की कहानी बता रहा हूँ। शांति का नोबेल पुरस्कार और अशांति फैलाने वालों के साथ देकर चुनी हुई सरकार को गिरा है ये मोहम्मद यूनुस। ये अमेरिका में ही रहा, काफी दिनों से अमेरिका में थे, और सिर्फ नोबेल पुरस्कार क्योंकि एक बड़ा अवार्ड है, ये तो टॉप ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिला उन्हें। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की तरफ से और भी कई सारे अवार्ड मिले। आप गूगल सर्च करके देखिए, वहाँ के कई प्रतिष्ठित अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस तरह से कई सारे ऐसे अवार्ड हैं जो यहाँ के नागरिकों को दिए जाते हैं, हाई मतलब सम्मान करने के दृष्टि से। तो इसी तरह से मिलता जुलता अमेरिका का जो लोकल अवार्ड है, उसमें से कई अवार्ड, 4-5 से ज्यादा अवार्ड मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने दे रखा है। तो इससे ये मतलब तो साफ निकलता है ना कि अगर मोहम्मद यूनुस अमेरिका के अवार्ड के बोझ तले दबे, उनकी जो निगाह होगी, उनकी जो लॉयल्टी होगी, वो अमेरिका के प्रति ज्यादा होगी, निश्चित बात है। और अमेरिका ने यही गेम खेला, उनको अंतरिम सरकार का मुखिया बनाकर बांग्लादेश में डिप्लॉय कर दिया। अब बांग्लादेश में जो ये सरकार चाहेगी वही होगा, और ये सरकार क्या चाहेगी, अगर इस बारे यकीन किया जाए कि इस घटना के पीछे अमेरिका है, तो जाहिर सी बात है जो अंतरिम सरकार बंगाल में बांग्लादेश में आई है, उसका कमांड अमेरिका के। अब देखिए एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश की जो स्थिति है। एक बताओ, अमेरिका का जो इतिहास, अमेरिका का इतिहास इस मामले में बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे बहुत सारे देशों की जिसको तबाह अमेरिका ने किया। आप उठा के देख लीजिए, इराक हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब बांग्लादेश। एक लंबी फहरिस्त जहाँ अमेरिका अपने हिसाब से उस देश को चलाता रहा है। अगर अमेरिका की मर्जी के हिसाब से किसी देश के सरकार ने फैसला नहीं किया या अमेरिका के फेवर में कोई काम, तो ये अमेरिका का इतिहास रहा है कि उस देश में जाकर वहाँ के विपक्षी पार्टियों, वहाँ के कुछ विद्रोही गुटों, ऐसे लोगों को उन्हें आकर उन्हें पैसा, उन्हें हथियार देके वहाँ पे अराजकता, वहाँ पे एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाकर, और जो सरकार गठित सरकार, अगर सरकार इलेक्शन से आई हुई है और गद्दी पे बैठी है, उसे भी हटा के कई को तो फांसी पे चढ़वा दिया, सद्दाम हुसैन वगैरह इसका एक एग्जाम्पल। तो ये अमेरिका करता रहा। इस बात पे अगर कोई झूठ भी बोले कि अमेरिका ने किसी देश को तबाह कर दिया, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जेल भिजवा दिया, फांसी चढ़ा दिया, तो बरबसी आप एक बार यकीन कर लो, क्योंकि अमेरिका का ऐसा ही इतिहास रहा है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या किसी देश के चाहने से किसी दूसरे देश की स्थिति बदल सकती है? ये सवाल, यहीं पे मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी देश में अगर कोई बाहरी देश की शक्ति आकर वहाँ कुछ गलत करना चाहती है, वो कर सकती है। जैसे बांग्लादेश आई, आप उदाहरण लीजिए। तो अगर कहा जाए, पूछा जाए सवाल, तो बांग्लादेश को आज के दिन में बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाइना का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान और चाइना का भी कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका ने ये खेल पाकिस्तान के ISI के कंधों पे बंदूक रख के चलाया है। तब ये खेल ISI के थ्रू खेला है, और ISI का चूंकि वहाँ लोकल बॉडीज है, वहाँ उनके ग्रुप के लोग सक्रिय रहते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पे पॉइंट बनाए हुए, उनके थ्रू किसी चीज को मतलब आंदोलन करना, हिंसा करना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस मामले में सपोर्ट लिया, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी देश को ऊपर ले जाना हो या नीचे लाना हो, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस देश के नागरिकों की है। और आप एक छोटा सा बात को देखिए,
देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी स्थिति में नहीं है, श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं है, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान जैसी स्थिति में नहीं, इन सब से काफी ज्यादा बेहतर स्थिति है। और ये स्थिति अभी तुरंत तो हुई नहीं। जिस पोजीशन पे, जिस हाई पर आज के डेट में बांग्लादेश अभी नहीं, वहां तक पहुंचाने में बांग्लादेश को काफी समय लगा होगा, काफी समय से वो पोजीशन पर पहुंची होगी। रोजगार वगैरह का एक वहाँ लोकल प्रॉब्लम है, तो वो अभी सारी दुनिया की प्रॉब्लम, तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं। रोजगार, महंगाई, अभी आप उठा के देखो, आपको तो पता भी होगा 70-80% कंट्री दुनिया के वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे देश में गृह युद्ध हो रहे हैं, सारे युद्ध में सारे देशों में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, लूट मार हो रहा है, ऐसा तो कोई देश नहीं है। अलग अलग वजह से होता है, वो तो बहुत जगह रहा है, लेकिन इस वजह से महंगाई, बेरोजगारी की वजह से इतना बड़ा कोई घटना, आंदोलन हुआ हो, ऐसा किसी देश में दिख नहीं रहा है। तो बांग्लादेश के लोगों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, अगर उनकी कोई समस्या, कोई सवाल, कोई विरोध सरकार से होती भी है भी, तो उसका समाधान टेबल टॉप ही निकालना चाहिए। आप बैठिए, टेबल बैठिए, क्योंकि सरकार भी लोगों के हिसाब से ही चलेगी या उनके भलाई के लिए चलेगी, उनको एकदम से जनता को इग्नोर नहीं कर सकती है। तो सरकार को भी वहाँ के लोगों की बात माननी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो आरक्षण को लेकर इतना ज्यादा विवाद हुआ, ये आरक्षण का फैसला ऑलरेडी शेख हसीना ने वापस विड्रॉ कर लिया, गुस्सा रुका नहीं। बहुत सारे लोगों का ना है कि शेख हसीना का एक इंडिया के पति है, तो ये गुस्सा भी वहाँ के लोगों को था कि आप इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो हिंदू मुल्क है, काफिर है, वगैरह वगैरह, जिसके नतीजे में बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो हो रहा है, जो हुआ है, सभी लोगों ने देखा। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत के प्रति कोई बहुत अच्छा नजरिया, विचार नहीं था, जिस वजह से ये घटना इतना ज्यादा इन्फ्लेमेबल हो, इतना ज्यादा हाई हो। और रही बात बांग्लादेश या भविष्य की, अभी ऐसा है कि जो घटना घटा, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा विदेशी कंपनियां ट्रेड के लिए होती नहीं, क्योंकि उसका साइज छोटा है, लेकिन जितने भी 20, 22, 25 कंपनियां वहाँ की टॉप कंपनी जो बांग्लादेश में अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे जो 20, 22, 25 कंपनियां थी, वो आज के डेट में बांग्लादेश को छोड़ चुकी है। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब कल के डेट में बांग्लादेश चाहे जो भी सरकार बने, खुद शेख हसीना भी सत्ता में क्यों ना आ जाए, तो इतना जल्दी, इतना तेजी से इस तरह का तरक्की करना जो आज अभी से कुछ समय पहले तक बांग्लादेश पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि एक बांग्लादेश एक घटना से बांग्लादेश को बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, ट्रेड पर असर पड़ा, जो ऑर्डर वो विदेश भेजना था वो नहीं भेज पाए, जो रॉ मटेरियल या अपने जरूरत के सामान जो इन्हें विदेश से मंगाना था वो नहीं आ पाए। आगे भी यही स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई बाहर मंगा रहे हो, किसी दूसरे देश से मंगा रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो पैसे देने के लिए आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आज के डेट में बांग्लादेश में ये पोजीशन बहुत ज्यादा खराब, यानी कि बांग्लादेश को अगर 10 रुपए कोई चीज खरीदना है, उसके पास 2 रुपए है, और ये 2 रुपए के बाद फिर पैसा कब आएगा इसकी गारंटी नहीं। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पे, इकोनॉमिकल कंडीशन पे बांग्लादेश की स्थिति आने वाले समय में और बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अब उनको जो सपोर्ट कोई देश अगर कर भी रहा या करना चाहे भी, अभी भारत ने बजट में बांग्लादेश को एक अच्छा खासा आर्थिक पैकेज दिया है, तो ये सारा चीज तो रुक जाएगा ना। भारत तो रोकेगा ही, विदेशी कंपनियां जो अभी बांग्लादेश में जाने का सोच रही थी वो अपना आइडिया पोस्टपोन करेंगी, जो पहले से रन कर रही थी बांग्लादेश में वो बैक होंगी। तो आर्थिक स्थिति बांग्लादेश में आज के डेट में और आने वाले समय में खराब ही रहने वाला। दूसरा, इसका एक बुरा प्रभाव बांग्लादेश जो पड़ेगा, जो मेरी समझ मुझे लगा है, बांग्लादेश तो अब एक रेडिकल कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने ऐसी कई सारे कई सारे ऐसे बांग्लादेश के नेताओं का, वहाँ के मौलानाओं का, मौलवियों का, जो बांग्लादेश में टॉप पोजीशन रहे, आप उठा के देखिए, सारा स्टेटमेंट को निकाल के देखिए, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो किसी भी सूरत में एक प्रतिष्ठित सभ्य देश के नागरिक नहीं कही जा सकती। उनकी भाषा सरासर आतंकवादियों जैसी है। वो धमकी दे रहे हैं, वो अपने यहाँ हुए हिंदुओं पर हुए अत्याचार पे जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं। आप सोचिए, इंसानियत नाम की कोई चीज आज के डेट में बांग्लादेश में नहीं रही। तो जब ऐसा पोजीशन किसी देश का होता है, तो उस देश में प्रवेश करने वाले बैड एलिमेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पहले ही से अराजकता है, पहले ही से क्राइम है, पहले ही से हर वो चीज है जो दूसरे देश के आतंकवादियों, क्रिमिनल को शूट करती है। तो ऐसे लोगों का जमावड़ा बांग्लादेश में बढ़ेगा। हाँ, इससे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे भारत पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि पड़ोस में हुई घटनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो भारत पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब किसी भी दो देशों के बीच के संबंध में आज के डेट में, आज की स्थिति में सबसे बड़ा अगर कोई एलिमेंट है तो वो है ट्रेड, बिजनेस। हम आपसे कितना माल खरीद रहे हैं, हम आपको क्या क्या माल कितना बेच रहे हैं, जिससे आपको भी मुनाफा हो रहा है और हमें भी मुनाफा हो रहा है। ये सबसे बड़ा कंडीशन किसी दो देशों
के बीच के संबंधों की है आज के डेट। तो बांग्लादेश से हमारा जो एनुअल ट्रेड होता है बहुत ज्यादा का नहीं है, 10, 12, 13, 15 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा ट्रेड होता है। तो हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आज के डेट में इस पोजीशन पे हैं कि अगर हमारे पास 5 देश ट्रेड करने नहीं भी आते हैं, उनकी जगह 50 दूसरे देश तैयार बैठे हैं, क्योंकि सभी को पता है आज के डेट में रुपए छापने की मशीन आज के डेट में सिर्फ भारत है। अब भारत में 1 रुपया लगाओ, वेट करो, 3 रुपया निकल के आपको मिलेगा। ये हर हाल में प्रूव हो चुका है। यही वजह है सारे दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट का जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है, वो इंडिया का। तो ट्रेड के हिसाब से बांग्लादेश से हमारा कोई खास नुकसान नहीं है। बांग्लादेश को नुकसान, और क्या नुकसान हो सकता है? पॉलिटिकल कंडीशन। तो पॉलिटिकल रिलेशन जो हमारा बांग्लादेश के साथ है, जैसे शेख हसीना के साथ था, तो शेख हसीना के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। उनके साथ हमारा एक समझिए कि बिना अघोषित, बिना लिखे एक मसौदा तैयार हो चुका था कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारी चिंताओं को ध्यान रखें, हम आपकी चिंताओं को ध्यान रखेंगे। और यही एक फार्मूला था जिससे इंडिया और बांग्लादेश पिछले कुछ समय से चले आ रहे थे और दोनों देशों को फायदा हो रहा है। लेकिन चूंकि इंडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा हाई है, तो इंडिया को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बांग्लादेश, चाहे वो ट्रेड के मामला में हो या पॉलिटिकली हो। हाँ, लेकिन एक फर्क भारत पे पड़ सकता है। एक प्रभाव भारत को ये हो सकता है कि अब बांग्लादेश में, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर दूसरे देशों से बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे प्रवासी हैं जो बांग्लादेश की तरफ आ सकते हैं। उसमें से कुछ बैड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादी भी हो सकते हैं। तो ये एक खतरा है घुसपैठ। भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ सकता है, और घुसपैठ 2 तरीके के होते हैं। पहला नागरिक का घुसपैठ, जैसे 71 में 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हमारे देश में चले आए थे, तो हमारे देश की भी संतुलन गड़बड़ा जाता है ना, किसी भी देश संतुलन गड़बड़ा जाएगा। आप फैमिली में लेके देखो ना, अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं और किसी दिन अचानक 10 लोग बाहर से आ जाए और आपको 15 लोगों के लिए इंतजाम करना हो खाने पीने सोने बैठने का, तो जाहिर सी बात है आपको भी दिक्कत होगी। तो ये किसी भी के साथ भी होता है, तो ये कंट्री के साथ भी होता है। तो एक प्रॉब्लम नागरिकों के घुसपैठ का है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो कुछ ऐसा है मेरी तो आज तक समझ में नहीं आता है। दोनों देश की सरकार, खासकर हमारी सरकार, इस पे कुछ संज्ञान क्यों नहीं लेती? उसको इस तरह से बनाए कि हम घुसपैठ को रोक सके, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही, पाकिस्तान का भी बॉर्डर देखिए, नेपाल का बॉर्डर देखिए, बांग्लादेश का बॉर्डर देखिए, भारत में घुसना तो एक पिकनिक की तरह फैशन हो गया। तो ये समस्या जो घुसपैठ की होगी नागरिक के साथ साथ आतंकवादियों की, उस पर से तुर्राइए। बांग्लादेश से भारत के बंगाल में इंटर करना बहुत ही आसान, फर्क नहीं कर सकते कि वो बांग्लादेशी है या इंडियन। भाषा सेम, शकल सूरत सेम, कद काठी सेम, रंग रोगन सेम, सब चीज बराबर है, आप फर्क नहीं कर सकते। तो नागरिक को तो आप नहीं रोक सकते हैं, आप आतंकवादियों को भी नहीं रोक सकते जो कि भारत में आकर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जिससे भारत को सावधान रहना चाहिए और भारत को इस पर कोई त्वरित कदम उठाना चाहिए। सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। आपको यह, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश की सरकार इस पे जरूर सोच विचार कर रही होगी और उन्होंने कई कदम भी उठाए होंगे, उठाना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की तस्वीर निकल के ये सामने आती है कि बांग्लादेश में बाहरी शक्ति द्वारा जो मसाला डाला गया, जिसके वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ, इतना बड़ा हिंसा हुआ, लेकिन उस विवाद को फॉलो किया बांग्लादेश के लोगों ने। तो ये एक समस्या है। अब रहा बात भारत के लिए क्या एक संदेश। ठीक है, हमारे देश में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। एक तो हमारा देश बड़ा है, भाषाई कई है, संस्कृतियां कई है भारत देश में। तो एक बात को सभी लोगों तक पहुंचाकर कन्विंस करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। सारे भारतवासी एक मुद्दे पे सरकार के खिलाफ हो जाएं या देश के खिलाफ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, छिटपुट घटनाएं किसी प्रदेश में हो सकती है, होती भी रहती है, अक्सर होती है, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह। आप जम्मू कश्मीर की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, तो ये एक घटना होती है। तो यहाँ पे हमें ये सबक लेना है, हम भारतवासियों को ये सबक लेना है, और हम हर समस्या का समाधान के लिए सरकार की तरफ नहीं देखते। एक नागरिक होने के नाते हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम इन चीजों से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बांग्लादेश और हमारी समानता है। अब जैसे अब वहाँ के लोगों को देखिए, जैसे छात्र संगठन को देखिए, उन्हें उकसाना आसान था, उनसे काम करवाना आसान था। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, और अक्सर आप देखिए हमारे देश में भी महंगाई बेरोजगारी को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है, विरोध भी लोग दर्ज कराते रहते हैं। मैं मानता हूँ महंगाई बेरोजगारी ये समस्या तो होती ही है, मैं खुद झेल रहा हूँ, मेरे घर में खुद एक बेरोजगार है, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अभी उसको नौकरी नहीं मिला, तो मैं इस चीज को समझता हूँ। नौकरी और महंगाई मुद्दा होने के बाद भी ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो सकता मेरी समझ से कि आप अपने देश को ही आग लगा दें।
देखिए, एक बात को समझना जरूरी है हम सारे भारतवासियों को। पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है। हर देश अपने आप में इस कदर परेशान है कि उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वो तरक्की आगे किस तरफ लेकर जाए, अपने देश को कैसे निकाले मुश्किल संकट में। ये समस्या तो हर देश के पास है ही, लेकिन इससे बड़ा समस्या उनके पास ये होता है कि अगर हम डाउन जा रहे हैं वो कैसे अप जा रहा है। वो देश इतना छोटा, कल तक वो हमारे सामने खड़ा नहीं होता था, हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं होती थी। आज के डेट में जीडीपी के मामला में, जीडीपी ग्रोथ के मामला में वो हमसे ऊपर जा रहा है। ये समस्या हर देश के पास सबसे ज्यादा है आज के डेट। लोग अपने दुखी से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी देश के अंदर घुसकर वहाँ के असंतुष्ट लोगों को जोड़कर उनमें कन्विंस करना बड़ा आसान हो जाता है। अक्सर देखते होंगे हर अच्छी बातों पर भी हमारे देश में विरोध होता है। हर अच्छी बात पर विरोध होता है, और अच्छी बात को तो स्वीकार भी नहीं करती। हमारे देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे खासे संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं पूछता हूँ, खाना पीना और नौकरी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? कमेंट करके बताइए, आपके नजर में क्या है? मेरी नजर में सुरक्षा सबसे पहली जरूरत, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एवरीबॉडी। हर आदमी के लिए, आप जिंदा रहेंगे तब तो खाने का सोचेंगे, तब तो नौकरी का सोचेंगे। और खाने की जहाँ तक बात है, हमारे देश के सरकार ने बता रखा है खाने पीने का संकट आगे आने वाले 7, 8, 9, 10 सालों तक भारत में नहीं होगी। इसकी गारंटी दे रखा है। खाद्यान्न की समस्या हमारे देश में नहीं है। हाँ, आपको लग्जरियस आइटम नहीं मिल सकता, आपके दूसरे काम रुक सकते हैं अगर स्थिति भगवान न करे खराब हो तो। कल के डेट में भगवान न करे अगर भारत भी कोई ऐसी स्थिति से दो चार होता है, खाने का समस्या, नौकरी की समस्या, हिंसाजनी, तो एक एश्योरेंस तो हमारे देश में है ना कि चलिए कम से कम हमारे अगर बुरे से बुरी स्थिति भी होती है हमारे देश की, तो हमें खाने जीने के लिए जो पहली जरूरत खाना होता है वो देने के लिए हमारी सरकार एग्री है और दे रही है। भले संख्या मात्रा कम हो, लेकिन संख्या तो ज्यादा है। 80 करोड़ लोगों को सरकार ने बताया है कि वो खाद्यान्न दे रही है। और आज अभी तो 5 साल और चलेगा, मतलब ये 24 से लेके 29 तक तो ये योजना है ही। उसके बाद भी, मतलब फ्री वाला योजना नहीं, लेकिन खाद्यान्न भारत सरकार के पास मौजूद है। रही रोजगारी बेरोजगारी की बात, हाँ बेरोजगारी समस्या है, आई एग्री ये समस्या है, लेकिन हर समस्या के लिए आपको सरकार पे डिपेंड भी तो नहीं रह सकते। सरकार ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार के पास नौकरी है और वो दे नहीं रही। जनरली 2 कारण होते हैं इस तरह के नौकरी के समस्याओं में। या तो देश में बाहरी कंपनियों का या देश में खुद की कंपनियों का उतना विस्तार नहीं है, उतना उनका नेटवर्थ नहीं कि वो नौकरी दे सके। तो इस स्थिति में सरकार या तो खुद के देश के लोगों को प्रोत्साहित करती है या अपना कोई प्रोजेक्ट लगाती है जिससे कि रोजगार पैदा हो। तो हमारी सरकार इस दिशा में काफी दिनों से काम कर रही है। बहुत सारे विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन हो रखा है। आने वाले समय में इसका असर दिखना शुरू होगा। हाँ, लेकिन ये समस्या है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये समस्या कुछ ऐसा है कि कोई बच्चा अगर अपने पिता से 10 रुपया मांगता है और वो पिता अगर किसी कारणवश उसे नहीं दे पा रहे, वो बच्चा घर में रखी साइकिल, टीवी, अलमारी, पलंग, कुर्सी वो तोड़ रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज को समझना होगा। तो नौकरी की जहाँ तक बात है, आप रोजगार स्वयं का कर सकते हैं या फिर नौकरी के लिए थोड़ा वेट करिए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन आपका नौकरी करने के लिए सलामत होना, सही सलामत होना, ये बहुत जरूरी, निहायत जरूरी। आज के डेट में भारत पे बहुत सारे ऐसी निगाहें समय समय पर आपको कई सारे न्यूज से, सोशल मीडिया से, बयानों से, कार्यकलापों से ये पता चल जाएगा या चल रहा होगा कि भारत में इंटर करके भारत की स्थिति को बिगाड़ने के लिए कई सारे देश तैयार खड़े। जॉर्ज सोरोस का नाम जरूर सुना होगा आपने। अमेरिका का वो बड़ा बिजनेसमैन है जो खुलेआम भारत को बर्बाद करने की धमकी देता रहता है, बावजूद इसके अमेरिका चुप रहता है। बहुत सारे ऐसे समय पर जहां भारत को अमेरिका की जरूरत होती है, अमेरिका मुंह फेर लेता है। तो कहने का मतलब कि ये ऐसे आप इस पे विचार करो, आप इस पे निकाल के देखो पिछले सारा रिकॉर्ड। भारत में बाहरी शक्तियां तो है ही, आंतरिक शक्तियां जो भारत के अंदर है, जो भारतवासी है, जो भारत में रहते हैं, जिन्हें भारत में जीना मरना है, वो भी कई ऐसे मौकों पर ऐसे बयान, ऐसे अब आप बांग्लादेश की घटना को लेकर देखें, हमारी विपक्षी पार्टियों के कई नेता का बयान देखिए, ये भारत में भी हो सकता है। यानी वो आमंत्रण दे रहे हैं, वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वो आमंत्रण दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो, ये सरकार पलटे और फिर से हम आए। चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए हम इस पर भी बहस करते हैं कि जरूरी थोड़ा है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो हर काम सही कर रही है,
जो पहले की सरकार थी वो सारा काम गलत ही की। अगर ऐसा होता तो उन्हें सपोर्ट इतना क्यों मिलता जो आज के डेट में इस इलेक्शन में मिला है विपक्षी पार्टियों। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए सही है, ये सवाल जायज है। लेकिन जब हम पिछले सरकार के काम को जब माप तौल करते हैं, पिछली सरकार की जो अवधि रही है देश चलाने की, उसमें कई सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। जिसमें आपका इमरजेंसी की बात हो, चाइना से लड़ाई के बाद हमारे एयरफोर्स को न भेजने की बात हो, अक्साई चीन में कोई घास नहीं उगता इसलिए वो जमीन हमारे लिए बेकार है ये बोलकर चाइना को गिफ्ट करने की बात हो, हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी अटैक के बावजूद सिर्फ निंदा करके छोड़ देने की बात हो, लंबे समय तक देश पे राज करने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी कछुए की गति से ही आगे बढ़ने की बात हो, या पहले की सरकार के समय भरपूर नौकरी और बहुत लो महंगाई रही हो, ऐसी कोई बात हो, तो मैं इस पर विचार करूं वो सरकार भी गलत नहीं। एक तो अब मोटा मोटी आज के डेट में दो ही पार्टी है ना जो केंद्र में सरकार बना सकती है, ये तो तय। तीसरी कोई पार्टी नहीं है। वैसा गठबंधन का समय चला गया जब गठबंधन के लोग पार्टियां मिलकर एक नेता तैयार करते थे, ऐसा अब नहीं होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी है, बाकी सारी पार्टियों की मजबूरी है उन्हें ही सपोर्ट करना। या तो जो भी मौजूदा सरकार है आप उन्हें सपोर्ट करिए, या जो भी विपक्ष में उन्हें सपोर्ट करिए। पिछली सरकार का जो कार्यकाल था वो सबके सामने है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्वरूप है कांग्रेस पार्टी का और उनके जो मुखिया है और उनके मुखिया में उनके पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, अब जैसे कि अनुभवी नेता, सीनियर नेता की बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, आज के डेट में कितने ऐसे नेता हैं जो अनुभवी हैं और पार्टी चला रहे हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे 80 से ऊपर का उम्र है उनका, या बाकी दूसरे कोई। एक तो बहुत सारे अनुभवी नेता तो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन जो भी अभी हैं, आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे और चलिए मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो वो उस समय सर्व करने की स्थिति में होंगे या नहीं ये तो नहीं पता। कांग्रेस के टीम में आज के डेट में कोई अनुभवी नेता नहीं है। किसी भी नेता के पास देश चलाने का अनुभव नहीं है, किसी भी प्रशासनिक संवैधानिक पद पर रहकर सर्व करने का कोई अनुभव नहीं है, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। तो कहने का मतलब कि हम उस सरकार को अगर सपोर्ट करते हैं तो इतिहास को देखते हुए हम ये मान के ही चलेंगे कि हमारा देश फिर उसी दौर में जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी विपक्षी पार्टी है ये जो सपोर्ट ले रही है अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में, और जिन लोगों का तत्व आप देखते होंगे बाहर जाकर दूसरे देशों को इन्विटेशन दिया जा रहा है कि मेरे देश में आप हस्तक्षेप करिए और वहां के सरकार को पलटिए, तो इस तरह की बातें, इस तरह का मदद जब आप दूसरे से मांगेंगे और जब आप सरकार में आएंगे तो दूसरा पार्टी जिन्होंने कभी आपकी मदद की थी वो ऐसे ही तो आपको नहीं छोड़ देंगे, बदले में वो भी तो कुछ चाहेंगे ना। तो फिर बदले में वहां से एक बिजनेस स्टार्ट होगा, और देश चलाना बिजनेस करना नहीं हो। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिस पर विचार करना चाहिए। लाख बुराई हो आज के मौजूदा सरकार की पार्टी में या मौजूदा सरकार में, लेकिन एक चीज तो सबको मानना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक स्थिति हमारी बेहतर हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी शाख बढ़ी है। हमारे यहाँ जो सुरक्षा की बात होती है, देश की सुरक्षा, जिसके लिए कभी हमने मिसाइल नहीं बनाया, कभी हमने फाइटर जेट नहीं बनाया, इन सब चीजों में आज के डेट में सरकार काम कर रही है। मिसाइल बन रहे हैं, फाइटर जेट बन रहे हैं, हर वो चीज अब देश में बनने लगा है जिसके लिए कभी हम पैसा खर्च करके दूसरे देशों से मंगाते थे। ये चीजें तो है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में सबके सामने, इस चीज से तो इनकार आप नहीं कर सकते। हो सकता है 10 दूसरी बुराइयां हो आज के डेट में मौजूदा सरकार में, लेकिन जो सबसे प्राथमिकता वाली जरूरत होती है सुरक्षा, उसको लेकर हमारी सरकार सजग है, काम कर रही है, प्लानिंग कर रही है, तो आपको इस पर भरोसा करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारी जवाबदेही बनती है, भारत या किसी भी देश के नागरिक की जवाबदेही बनती है, अपने देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं। पॉलिटिकल पार्टी अगर समझ में नहीं आती हमें, आप पार्टी चेंज करिए। मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूं। कल के डेट पे अगर कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है, हमारे देश के भलाई के लिए कोई काम कर रही है, मैं पहला शख्स हूँ जो कांग्रेस को वोट करूंगा। पार्टियां मेरे घर की नहीं है, देश मेरा घर का है, देश मेरा घर है, पार्टी मेरा घर नहीं है। तो पार्टी सेकेंडरी है, देश को ऊपर रखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं जानता हूँ, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी अंदर ही अंदर मानते होंगे कि बीजेपी के कुछ काम तो काबिले तारीफ हैं, अव्वल दर्जे के, जो पहले कभी नहीं हुआ वो काम आज के डेट में हो रहा है। तो थोड़ा तो भरोसा हमें अपने देश के सरकार पे करना ही पड़ेगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आंख कान खुली रखिए, अफवाहों पे ध्यान मत दे। जिस चीज को आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, खुद नहीं देखा हो, उस पे इतना जल्दी कोई विचार बनाकर सरकार के खिलाफ उतर जाना, देश के खिलाफ उतर जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। मेरी मन में जो शंकाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, जो मैंने आपके सामने रखा, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं,
आप इससे कितना सहमत है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश और भारत की स्थिति जो भी है वो एक हो सकती है, मतलब जो बांग्लादेश में हुआ क्या भारत में हो सकता है? तो इस पर अपना विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए आज का समय मैं यही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में किसी नए इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्ते।